वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम अपने हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर चल रहे हैं जो आपके एनुअल टर्म में आने वाला है। ये है सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म की स्थापना यूरोप में कैसे हुई, साथ ही साथ रशियन क्रांति किस तरीके से शुरू हुई, इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। जिसके अंतर्गत हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था कि किस तरीके से सामाजिक बदलाव आए और सामाजिक इन बदलावों की सबसे बड़ी वजह फ्रांस की वह क्रांति रही जो इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। फ्रांस की इस क्रांति ने काफ़ी बदलाव ला दिए सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, जिसके कारण 3 स्टेटों में ग्रुप बंट गए थे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा। ये वजह रही कि ये चीज हमारे सामने आई सोशलिज्म इन यूरोप के रूप में, या समाजवाद की स्थापना के रूप में। यूरोप में समाजवाद की स्थापना किस तरीके से हुई, आइए जानते हैं हमारे पहले लेसन को कि द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक रूप से बदलाव की वजह क्या रही। जैसा कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि उस समय बहुत सारे पावरफुल आइडिया और स्वतंत्रता की वजह ही रही, जिसने एकता को जोड़ते हुए इन चीज़ों को लेते हुए यूरोप में फ्रांस रिवॉल्यूशन की नींव रखी। या फिर ये कह सकते हैं कि फ्रांस रिवॉल्यूशन की वजह से होने वाले सामाजिक बदलाव ने सोशलिज्म की नींव यूरोप के अंतर्गत रखी। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रांस रिवॉल्यूशन ने ओपन रूप से ये पॉसिबिलिटी दिखाई, जिसमें एक ड्रामेटिकल चेंज आए सोसाइटी में और सोसाइटी की स्ट्रक्चर। ये सोसाइटी की स्ट्रक्चर में आने वाले सामाजिक बदलाव इतनी हद तक थे कि इन्होंने एक नए युग की स्थापना कर दी। ये नया युग सोशलिज्म इन यूरोप के रूप में आया, जिसके बाद रशिया में क्रांति की वजह बना। आइए जानते हैं ये किस तरीके से चला। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 18वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न प्रकार से डिवाइड हुए थे ये स्टेटों के रूप में। स्टेटों के रूप में किस तरीके से ये चर्च वाले ग्रुप, क्लेरी ग्रुप में डिवाइड हुए थे, साथ ही साथ रॉयल ग्रुप, नोबेलिटी वाले ग्रुप में हुए थे, और इसके बाद लिबरल ग्रुप। मतलब कि थर्ड स्टेटों के ग्रुप में डिवाइड हुए थे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से उस समय के दौरान इनके ऑर्डर हुआ करते थे 3 ऑर्डर के रूप में, और किस तरीके से ये आर्टिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से चर्च को दिखाते हैं, और चर्च के साथ साथ किस तरह के आर्थिक और सामाजिक पावर को ये उस समय के दौरान दिखाते हैं। इस तरह की होने वाली क्रांति इस पॉसिबिलिटी को दिखाती थी कि जो बदलाव उस समय के दौरान हुए। साथ ही साथ ये दिखाती है कि किस तरीके से उस समय के दौरान यूरोप और एशिया एक दूसरे को लेकर चल रहे थे। यूरोप से होने वाले ये बदलाव या ये क्रांति धीरे धीरे एशिया पर भी प्रभाव डालते जा रही थी। नए विचार आ रहे थे, इंडिविजुअल राइट्स लोगों को प्राप्त होते जा रहे थे, सामाजिक ताकतों के बारे में डिस्कस किया जाने लगा था सभी जगहों पर। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय ने, इसके अलावा डेरोजियो के अंतर्गत इस बात के बारे में बातें हुई हैं जो एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती हैं या फिर एक महत्वपूर्णता दिखाती हैं कि फ्रांस की क्रांति कितनी बड़ी क्रांति रही है, या फिर उसकी वजह से होने वाले बदलाव लोगों के मन मस्तिष्क पर किस तरीके से छप गए थे। इन रिवॉल्यूशंस को यूरोप में किस तरीके से देखा गया, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि लोगों में सामाजिकता की भावना किस तरीके से जागृत हुई। यह डेवलपमेंट कॉलोनिकल रूल के दौरान किस तरीके से सोशलिस्टिक चेंज का वजह बना या उनका विचार बना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि यूरोप के अंतर्गत बहुत सारे लोग होने वाले इस बदलाव को चाहते तो थे, लेकिन अपने अपने तरीक़ों से। कुछ लोगों का मानना था कि इन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये चेंज नेसेसरी नहीं है, इन्हें इच्छा के अनुरूप शिफ्ट कर देना चाहिए, या फिर इनमें विभिन्न प्रकार के बदलाव आने चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि वे कंजर्वेटिव्स के रूप में सोचते थे, रूढ़िवादी नीतियों के रूप में सोचते थे, उनके साथ रूढ़िवादिता को लेकर चले जाते थे, अपनी पुरानी दकियानूसी सोचों के कारण उन चीज़ों में बदलाव चाहते थे। कुछ लिबरल लोग थे, उदारवादी नीतियों के अनुरूप इनमें बदलाव चाहते थे।
कुछ रेडिकल्स लोग थे जो समानतापूर्ण उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे और उन चीज़ों में रहने की कोशिश करते थे। व्हाट डज दिस टर्म रियली मीन? लेकिन इस लेसन में इन सभी चीज़ों का कंजर्वेटिव्स रूढ़िवाद, लिबरेटिज्म उदारवादी नीति और रेडिकल्स समतापीय नीति का क्या मतलब है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द सेपरेटेड दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से एक साथ लेकर चली जा सकती हैं। We must remember that these terms do not mean that same things in the context or at all time. हम समझते हैं कि ये सभी चीज़ लगातार याद रखने योग्य नहीं है या फिर याद रखी नहीं जा सकती। Do not mean that same things in the context of all the time. और साथ ही साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये समान चीज़ें ही लगातार एक लंबे समय तक रही हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में होने वाली क्रांति एक बड़ी वजह रही है जो सोशलिज्म इन यूरोप का कारण बनी या फिर सामाजिकता को यूरोप के अंदर डालने का कारण बनी। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। साथ ही साथ हम कुछ खास पॉलिटिकल परंपराओं के बारे में जानेंगे उस 19वीं शताब्दी की, जो हमें दिखाएंगे कि किस तरीके के बदलाव उस समय के दौरान हुए। साथ ही साथ हम फोकस करेंगे उन ऐतिहासिक इवेंटों पर जो अटेम्प्ट करेंगे रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, कि किस तरीके से रेडिकल्स रूप से बदलाव हुए समाज में और ये समाज को किस तरीके से दर्शाते थे। साथ ही साथ हम उस क्रांति के बारे में जानेंगे जो रशिया में हुई, जो सोशलिज्म का पहला कारण रही या फिर सोशलिज्म की वजह से बनी। एक महत्वपूर्ण स्टेप को दिखाती है, पावरफुल आइडिया को दिखाती है, जो शेप दिखाती है उस सोसाइटी की जो 20वीं शताब्दी की एक नई शुरुआत के रूप में आई। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हम आते हैं लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स पर। किस तरीके की उदारवादी नीति थी, किस तरह की रेडिकल्स नीति थी, किस तरह के कंजर्वेटिव्स या रूढ़िवाद थे उस समय के दौरान, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। One of the group which look at the change society were by liberal want to a nation which tolerate all religion. ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि उस समय के दौरान ऐसे ग्रुप हुआ करते थे सोसाइटी में जो उदारवादी नीति रखते थे, जो सभी के लिए समान रूप से चलते थे। उदारवादी अपनी इस नीति के कारण ये टॉलरेट करने की कोशिश करते थे सभी धर्मों को, कि सभी धर्म एक देश में होने चाहिए, कोई भी ऐसा देश नहीं होना चाहिए उसमें अलग अलग धर्मों के लोग होना उसकी खासियतों को बढ़ा देता है। कुछ इस तरह की नीति रखने वाले लोग थे। वी शुड रिमेंबर दैट एट ऑल टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेट इन। और साथ ही साथ ये हम देखते हैं कि ये किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट हुए उन फेवर के अंतर्गत जो धार्मिक रूप से देखने को मिली। मुख्य रूप से ब्रिटेन के अंतर्गत हम देखते हैं चर्च में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन में कैथोलिक चर्चों को किस तरीके से बेहतर माना गया दूसरी चीज़ों से। इसके अलावा हम इस रिबल्टी के अंतर्गत अपोज करते हैं उस अनकंट्रोल्ड पावर को जो डायनेस्टिक रूलर द्वारा की जाती थी। साथ ही हम देखते हैं कि किस तरह के सेफ गार्ड देखने को मिलते हैं उस आधारों पर, उन ताकतों के आधारों पर जो इंडिविजुअली इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। दे आर्ग्यू फॉर द रेस्पेक्टिव, ये कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट करते थे उन रेस्पेक्टिव से जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सब्जेक्ट रहे थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ नियम रहे थे जो इंटरप्रेट करते थे उन सभी चीज़ों को जो जुडिशरी रूप में आती थी। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि किस तरीके से स्वतंत्र शासक अपने ऑफिसर्स के जरिए इन चीज़ों को चलाने की कोशिश करते थे। However, they were not demonstrate। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें उतनी आसानी से डेमोन्स्ट्रेट नहीं होती या डेमोक्रेट्स नहीं आती के रूप में नहीं आती। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के रूप में नहीं थी या फिर डेमोक्रेट्स नहीं थी, वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत नहीं थी, जिसके कारण सभी लोग कहीं ना कहीं शुरुआत में राइट्स ऑफ वोट पर भी काफ़ी मांग रखते थे। जैसे कि फ्रांस में देखने को मिला कि शुरुआत में ये तीनों के तीनों जो ग्रुप थे उनमें सबसे निचला ग्रुप
वोट का अधिकार मांग रहा था। बिल्कुल उन्हीं चीज़ों का समाजवाद हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी चीज़ से इन चीज़ों को ज्वाइन करते हुए चलेंगे। दे फेल्ट मैन ऑफ property mainly should be have the vote. They also did not want to vote for women. और बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि फ्रांस में देखने को मिला, लोगों को के पास जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, और खासकर महिलाओं को वोट डालने का कोई भी अधिकार उस समय के दौरान नहीं दिया गया था। इस कॉन्ट्रास्ट के अंतर्गत हम रेडिकल्स के रूप में उस देश की मांग चाहते हैं या फिर उस देश के निर्माण, उस तरह की गवर्नमेंट के निर्माण की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम जो देखते हैं कंट्री पॉपुलेशन के अंतर्गत ऐसी सपोर्टेड मूवमेंट की जो सफेजेट मूवमेंट से जुड़ी हुई है। व्हाट इज द सफेजेट मूवमेंट? सफेजेट मूवमेंट एक प्रकार का ऐसा मूवमेंट है जिसमें महिलाएं अपने लिए वोट का अधिकार मांग रही हैं। इसी के साथ साथ हम उस लिबरल रूप से देख सकते हैं कि कैसे ये अपोज करती है उन ग्रेट लैंड ओनर्स को जो वेल्थी भी फैक्ट्री ओनर्स के रूप में। साथ ही साथ हम उस ग्रुप को देखते हैं जो डोमेन ग्रुप के रूप में अपर कास्ट और लोअर कास्ट को अलग अलग कर रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वे प्राइवेट प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी अलग नहीं थे। दिस लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ ए फ्यू, क्योंकि यह प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के पास थी। या फिर ये कहा जा सकता है कि ये जो रॉयल लोग थे ये कुछ खास ही लोग थे। कंजर्वेटिव वाज अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके अलावा रूढ़िवादी नीतियाँ आई फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत, जो रेडिकल्स और लिबरल दोनों प्रकार के लोगों से थोड़ा अलग तरीके से विचारों को रखती थी। ये कंजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड नहीं थे या फिर ओपन माइंडेड टू नीड फॉर चांस। वे पूर्ण रूप से ओपन माइंडेड विचारों को रखने के लिए एक नया चांस चाहते थे। अर्लियर इन द 18th century conservatives had been greatly opposed to the idea of change। और यह इस तरीके से हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये रूढ़िवादी लोग काफ़ी हद तक होने वाले बदलावों के पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का बदलाव हो, लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे थे, कुछ चाहने लगे थे कि ये बदलाव होने चाहिए इंडिविजुअली रूप से, और बिलीव करने लगे थे कि इन होने वाले बदलावों में कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रोसेस हो सकती है, या फिर ये कहीं ना कहीं बदलाव चाहते तो थे लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे हों, ये इच्छा उनकी थी। सच differentiating ideas about societic change class during the social and political turmoil that follow the French Revolution। और इस तरीके से हम इस तरह के विचार उस सामाजिक समाज में देखते हैं या सामाजिक स्तर के बदलावों के रूप में देखते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल ट्रिमेनी के अंतर्गत हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के वेरियस एस्पेक्ट देखते हैं जो अटेम्प्ट किए गए उस क्रांति की वजह के कारण जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती थी, और साथ ही 19वीं शताब्दी में होने वाले बदलावों को दिखाती थी। किस तरीके से इन्हें लिमिटेड रूप से पोटेंशियल के अंतर्गत रखा गया और पॉलिटिकल प्रूडेंस को दिखाया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। आइए जानते हैं इंडस्ट्रियल रूप से सोसाइटी का निर्माण किस तरीके से हुआ और होने वाले औद्योगिकरण के कारण या औद्योगिक सोसाइटियों के निर्माण के कारण, इंडस्ट्रियल सोसाइटियों के निर्माण के कारण किस तरह के बदलाव आए, इन चीज़ों के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। दिस पॉलिटिकल टेरेन वर शाइन इन द न्यू टाइम। और इस तरीके से ये नए पॉलिटिकल व्यू एक नए समय की बात करते हैं। इस नए समय में मुख्य रूप से हम उस सामाजिक और आर्थिक बदलाव को देखते हैं जो खास रूप से इंडस्ट्रियल सोसाइटी के निर्माण के कारण आया था। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के डेवलपमेंट के कारण धीरे धीरे रेलवे का एक्सपेंडेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जो बढ़ता गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण ये महिलाएं, ये पुरुष, ये बच्चे सभी फैक्ट्रियों का हिस्सा बनने लगे थे, और ये सभी फैक्ट्रियों का हिस्सा बनने के कारण सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव एक अपर कास्ट और लोअर कास्ट का आया। अपर कास्ट के रूप में और लोअर कास्ट के रूप में, जहाँ पर अपर कास्ट द्वारा लोअर कास्ट को डोमेन किया जाने लगा या फिर डोमिनेशन कास्टों का निर्माण देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे अपनी 11th क्लास में
सोशियोलॉजी के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सभी को फैक्ट्रियों में वर्क करवाता था, जहाँ पर कई घंटे इन्हें लंबे समय तक कार्य करना पड़ता था और उसके बाद भी इन्हें वेजेज बहुत कम मिलते थे, ये गरीब रहते थे। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमनली उस समय के दौरान देखने को मिलती है और डिमांड देखने को मिलती है इंडस्ट्रियल गुड्स के बढ़ाए जाने की। साथ ही साथ हम हाउसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लमों को फेस करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से उस समय के दौरान छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी थी उन इंडस्ट्रियल एरियो में जो इस चीज़ को दिखाते थे। लिबरल और रेडिकल्स को सर्च किया जा रहा था सॉल्यूशन के रूप में, लेकिन कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलते थे। जैसा कि यहाँ पर एक फिगर दिखाई गई है, एक पिक्चर दिखाई गई है। ये पिक्चर किस तरीके से दर्शा रही है इस चीज़ को आप खुद देख सकते हैं। द लंदन पुअर इन द मिडल 18th century एज सीन बाय ए कंटेम्प्रेरी। ये उस समय के समकालीन समय को दिखा रहा है लंदन में कि किस तरीके से गरीबों की 19वीं शताब्दी के मध्य की स्थिति है। यह पिक्चर लंदन लेबर द्वारा, लंदन पुअर लोगों द्वारा 1861 में हेनी मैक्यू द्वारा बनाई गई है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल्स द पॉवर्टी इंडिविजुअल। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी जो इंडस्ट्रियाँ थी ये गरीब लोगों का ही शोषण करती थी। ये अपनी प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली रखती थी। कोई भी हो सकता था, वह टाटा था या बिरला था, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकते थे जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले थे या फिर उन ताकतों को पूंजीवाद के या कैपिटलिज्म के रूप में अपने अंदर रखने वाले थे। कैपिटलिज्म के बारे में भी हम अपनी बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में। वैसे आप यहाँ पर एक सिंपल व्यू दे दिया जाता है। कैपिटलिज्म एक प्रकार का पूंजीवाद है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पूंजी को लगाकर एक इंडस्ट्री को बिल्ड कर देता है और उसके द्वारा एक बड़े स्टेटस को प्राप्त कर लेता है और नीचे के डोमेन ग्रुपों को हरेस करने लगता है। लिबरल एंड रेडिकल्स themselves were often property owners and employers। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि उदारवादी ये लोग अपने आप में इस प्रॉपर्टी के ओनर थे या एम्प्लॉय थे। ये अपने तरीके से कामों को करते थे, वेल्थ को पाने की कोशिश करते थे और ट्रेड व्यापार में जुड़े हुए थे या फिर इंडस्ट्रियल रूप से वेनेचर में जुड़े हुए थे। और इस तरह के एफर्ट के अंतर्गत ये हमेशा इस चीज़ों को इंकरेज करते हुए चलते थे। साथ ही साथ हम इस बेनिफिट को देखते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों के द्वारा अचीव किया जा रहा था वर्कफोर्स, जो आर्थिक रूप से लोगों को अच्छी हेल्थ प्रदान करने के लिए या फिर लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रदान करने के लिए ज़रूरी भी था। कहीं ना कहीं हम अपोज करते हुए देखते हैं या फिर अपोजिट रूप से देखते हैं उस आर्टिस्टोक्रेसी को जो पुराने समय में हुआ करती थी, जो अपने बर्थ के आधार पर हुआ करती थी, जो अपने फ्रेम के आधार पर हुआ करती थी, जो इंडिविजुअली अपने एफर्ट के आधार पर हुआ करती थी, जो लेबर और एंटरप्राइजेज के आधार पर हुआ करती थी। वह सभी चीज़ें भी हमें यहाँ पर पर्टिकुलर देखने को मिलती हैं। एक स्वतंत्रता भी देखने को मिलती है इंडिविजुअल रूप से, जो इंश्योर कराती थी कि गरीब लोग लेबर के रूप में कार्य करते थे और किस तरीके से ये कैपिटलिज्म या कैपिटल उन्हें ऑपरेट करवाते थे, उनके द्वारा चीज़ों को करने पर उन्हें मजबूर करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूंजी, ये कैपिटल, ये पैसा उनसे काम करवाता था। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि किस तरीके से विश्वास हुआ लोगों को कि सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। जैसे कि आप अपने पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हैं कि अगर कोई नई चीज़ खुल जाती है, एक नई चीज़ों का निर्माण होने लगता है, तो आपको लगता है कि अब विकास होगा, अब थोड़ा बदलाव होने संभव है। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है कि नई नई इंडस्ट्रियों के कारण इस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मेंस और वुमेन्स वर्किंग में लगे हुए थे, जो वो चाहते थे बदलाव उस दुनिया में जिससे वे रिलेट करते थे। साथ ही साथ हम लिबरल और रेडिकल्स ग्रुप को भी देखते हैं अलग अलग पार्टीज के रूप में, जो 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ करते थे। साथ ही ऐसे नेशनलिस्ट लोगों को देखते हैं जो लिबरल रेडिकल्स की इच्छाओं के अनुसार बदलाव और क्रांति का रूप ले रहे थे। ये चाहते थे गवर्नेंस के नए रूप को जो इस्टेब्लिश हो रहा था यूरोप में 1815 के आसपास, जो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया को एक साथ लेकर आ रहा था, जो इन क्रांतिकारियों के द्वारा वर्क करने पर या उन बड़े मोनार्चों को नीचे गिराने की वजह बन रहा था, जिसके बारे में हम जान रहे थे। साथ ही साथ इस नेशनलिस्ट बातों के अंतर्गत हम उन क्रांतिकारियों के उन सॉल्यूशन को देखते हैं जो राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रेरित करते हैं। साथ ही उन सिटीजन्स को भी देखते हैं
जो दिखाते हैं कि किस तरीके से इक्वल राइट्स के अंतर्गत ये लगातार चलते जा रही थी। आफ्टर 1815 जॉब्स पेमेजेनी एंड इंडियन नेशनलिस्ट कंप्राइज विद अदर टू अचीव दिस इन इटली। और इसी तरीके से 1815 के आसपास जोसेफ पेमेजेनी को लेते हैं हम, जो फ्रांस की क्रांति की वजह बने, या फिर इन्होंने यंग इटली का निर्माण किया था, यंग इटली नाम की एक संस्था का निर्माण किया था, यंग जर्मनी नाम की एक संस्था का निर्माण किया था, जिसने क्रांति के कारक बने उन एरियो में, या फिर रिवॉल्यूशन के कारण बनने। नेशनलिस्ट अब कहीं ना कहीं एवरीवेयर घूमने लगेगा, या फिर राष्ट्रीयता की यह भावना या नेशनलिस्ट की यह भावना धीरे धीरे जागृत होने लगी थी। भारत में भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, जैसा कि हमने अपनी क्रांति फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत पढ़ा भी है कि किस तरीके के बदलाव उस समय के दौरान आए हुए हैं। द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप। आइए जानते हैं कि किस तरीके से सोशलिज्म आया यूरोप के अंदर। यूरोप में सोशलिज्म आने का सबसे बड़ी वजह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपकी फ्रांस रिवॉल्यूशन रहा। लेकिन फ्रांस रिवॉल्यूशन ने सोशलिज्म को किस तरीके से यूरोप में पैदा किया, आइए इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फेयर रिट्रेडिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। ऐसी स्थिति में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वे कौन सी विजन रहे होंगे सोसाइटी के जो सोशलिज्म की स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हम सोशलिज्म के उस वेल नोन बॉडी को के आइडिया को समझते हैं जो लगातार बढ़ता जा रहा था, फैलता जा रहा था पूरे नेशन में। सोशलिज्म की यह भावना कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो जड़ों के रूप में समाज में बुराइयां बढ़ाती जा रही थी। साथ ही साथ ये क्यों था, इन चीज़ों पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इंडिविजुअल ऑन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कंसिडर्ड ओनली विद पर्सनल गेन। कहीं ना कहीं ये प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ जो अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रही थी, ये कहीं ना कहीं लोगों को फायदा तो पहुंचा रही थी, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसकी वजह से विभिन्न प्रकार के बदलाव भी आ रहे थे। ये बदलाव कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस सोसाइटी में उन लोगों को अपर वर्जन में लेके जा रहे थे जो इन पूंजीवादी नीतियों को या इन कैपिटलिस्टिक फीचर्स के कारण अपने आप को एक पूंजीवादी या ओनरशिप के अंतर्गत रख रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि ये सोसाइटियाँ, ये समाज किस तरीके से इन प्रॉपर्टी को ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से इन भावनाओं को लेकर चला जा रहा था समाज में। साथ ही सोशलिस्ट की यह भावना अलग अलग विजन में फर्दर डिवाइड होती रही और यह विश्वास लोगों के बीच में 1771 से 1858 के बीच इस तरह के लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रहे जिन्होंने इस तरह के स्लॉट बनाने शुरू किए, इस तरह की दोहे या इस तरह की विचार बिल्ड करने शुरू करे कोऑपरेटिव कम्युनिटी में, जिनमें नई हार्मनी के बारे में बताया गया इंडियाना यूएसए के रूप में। साथ ही साथ हम ऐसे सोशलिस्टों के बारे में बात करते हैं उस समय के दौरान जो सामाजिकता के बारे में ओतप्रोत नीतियों को निकालते थे और उनके बारे में बताते थे कि किस तरीके की डिमांड और इंडिविजुअल नीतियाँ उस समय के दौरान होती थी। साथ ही हम डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत कि किस तरीके से ये आगे बढ़ाने की बात करते हैं उस कोऑपरेटिव्स को। और फ्रांस के अंतर्गत हम लुइस ब्लैंकेट को देखते हैं 1813 से 1882 के बीच, जहाँ पर वे चाहते थे कि गवर्नमेंट किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से ये कोऑपरेटिव्स सोसाइटियाँ कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस से जुड़ जाएं। कहीं ना कहीं वे उन चीज़ों को सोशलिज्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये कोऑपरेटिव्स कहीं ना कहीं एसोसिएशन बनाकर लोगों को उन लोगों से जोड़ रही थी जो गुड्स का निर्माण कर रहे थे, जो डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट्स को अकॉर्डिंग टू वर्क, कि जो व्यक्ति जितना काम करता है उस तरीके से ही उन्हें बढ़ाया जा रहा था। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 में और फ्रेडरिक इंगल 1820 से 1895 के बीच में ऐसे बहुत सारे विचार लाने वाले या बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट करने वाले व्यक्ति रहे हैं जो समाजशास्त्री रहे हैं। साथ ही साथ मार्क्स द्वारा आर्ग्यू किया गया इंडस्ट्रियल रूप से सोसाइटी का जो कैपिटलिस्ट के रूप में रखा गया या फिर उन्हें कैपिटलिस्ट कहा गया,
जो पूंजीवादी रूप में या कैपिटल के दौरान फैक्ट्री बनाते हुए प्रॉफिट पर कार्य करते हैं और वीकर सेक्शन को और भी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ऐसी कंडीशनों के अंतर्गत हम उस वर्करों के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से उनकी कंडीशनें सुधार के योग्य नहीं है। साथ ही साथ हम उस प्रॉफिट को भी एक्यूमुलेट करते हैं जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। ऐसी वर्करों द्वारा हम देखते हैं कि कैसे ओवरथ्रो किया जा रहा था कैपिटलिज्म को और किस तरीके से वर्कर नहीं चाहते थे कि अब कैपिटलिज्म के अंतर्गत वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के रोल के अंतर्गत कार्य करें। मैक्स का विश्वास था कि वे आसानी से आज़ाद हो सकते हैं कैपिटलिस्ट के इस एक्सप्लोटेशन से, क्योंकि उनका मानना था कि वर्करों का भी उतना ही अधिकार बनता है रेडिकल सोसाइटीज के अंतर्गत सोसाइटी में जितना वे कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी कम्युनिटी के अंतर्गत समाज में भी उनका पूरा अधिकार बैठता है। इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम चलते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से एक कम्युनिस्ट सोसाइटी एक नेचर को दिखाती है जो सोसाइटी के अंतर्गत आगे बढ़ता रहा। इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं। कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे इसी के बारे में।